Okay, so now we move on to the next, that is the factors on which resistance of a conductor depends. तो देखिए ये करने के लिए कि कौन से फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, विल डू द एक्टिविटी नंबर 12.3. तो यहाँ पर सेम आपको एक सर्किट ड्रॉ करना है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, की लगानी है, एमीटर लगाना है और एक बैटरी. ठीक है. अब आपने एक नाइक्रोम वायर लेनी है लेंथ L की. ठीक है, अपनी मर्जी की लेंथ आप ले सकते हैं. अब आपने क्या करना है, पहली बार उस नाइक्रोम वायर को, मान लीजिए ये X है ये Y है, एक्स वाई के बीच में लगाना है, करंट की रीडिंग नोट करनी है. ठीक है, वोल्टेज आपको पता है, करंट आपने यहाँ से नोट कर लिया, तो V/I इज इक्वल टू R की वैल्यू आपके पास पहली बार में आ जाएगी. ठीक है, इसको R1 ले लेते हैं. अब अगली बार आपने क्या किया, सेकेंड टाइम उसी नाइक्रोम वायर को डबल लेंथ का लिया. मतलब अगर आपने पहले L लेंथ ली है, नाउ यू टेक द लेंथ 2L. ठीक है, तो एक्स वाई के बीच में, तो डबल लेंथ ले ली. अब दोबारा आपने सर्किट पे की इंसर्ट करके सर्किट को कंप्लीट किया, करंट आएगा. अब फिर से आप V/I की वैल्यू, अब देखो वोल्टेज तो फिक्स है, पर आपने अब डबल लेंथ की वायर ली है, तो हो सकता है कि करंट की वैल्यू चेंज करे. ठीक है, अगर ये करंट की वैल्यू चेंज करती है तो R की भी एक नई वैल्यू होगी R2. फिर थर्ड टाइम रिप्लेस दैट वायर बाय अ थिकर. तो पहले से थोड़ी मोटी नाइक्रोम वायर, उतनी ही लेंथ की जितनी पहली बार आपने ली थी, पर थिकनेस ज़्यादा होनी चाहिए. ठीक है, तो तीसरी बार आपकी R की वैल्यू आ जाएगी R3. ओके, एंड फोर्थ टाइम इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ नाइक्रोम वायर कनेक्ट अ कॉपर वायर. ओके, तो फोर्थ टाइम आपने कॉपर वायर, तो देखिए ये लिया 1, सेकेंड टाइम लेंथ डबल कर दिए, थर्ड टाइम ये थिक कर दिया, और फोर्थ टाइम इट इज़ कॉपर वायर. तो फोर्थ टाइम जो रेजिस्टेंस आ जाएगा R4. ठीक है, तो ये चार आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यूज आ गई. यहां पर इन्होंने क्या मेंशन किया है, नोटिस द डिफरेंस इन द करंट इन ऑल केसेस. ठीक है, तो करंट अगर डिफरेंट आता है तो रेजिस्टेंस भी डिफरेंट होगा, क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू सेम है. ठीक है, अब पॉइंट ये है कि क्या करंट लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड किया, या क्या वो वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब वायर कितनी मोटी है, ठीक है, कितनी थिक है, इस पे डिपेंड किया. तो अब हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे. तो हमने V/I इज इक्वल टू R बार बार कैलकुलेट करके देखा कि जैसे हम लेंथ चेंज कर रहे हैं, करंट चेंज हो रहा है, तो R भी चेंज हुआ. ठीक है, और बार बार जब हम थिकनेस को वेरी करेंगे तब भी करंट चेंज हुआ, R चेंज हुआ. तो यस, करंट लेंथ ऑफ कंडक्टर और उसके क्रॉस सेक्शन पे दोनों पे डिपेंड करता है. अब कैसे डिपेंड करता है, देखो अगर हम एमीटर की रीडिंग को देखें तो जब हम डबल लेंथ ले रहे हैं तो करंट आधा हो जाता है. ठीक है, व्हेन द लेंथ इज डबल्ड I ड्रॉप्स टू I/2, तो करंट की वैल्यू हाफ हो जाती है. अब करंट अगर हाफ हो गया तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस क्या हो गया, डबल्ड. ठीक है, तो लेंथ डबल की R डबल हो गया, तो मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर. ठीक है, जो आपने वायर ली थी. फिर थिकनेस, जब हमने ज़्यादा थिक वायर यूज़ की उसमें क्या होगा, करंट बढ़ गया. ठीक है, तो जब हमने क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया, करंट भी बढ़ गया. करंट बढ़ गया मतलब R की वैल्यू क्या होगी, कम हो गई. तो आ जाएगा कि R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. ठीक है, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ये हटा के एक कांस्टेंट हम लिखेंगे, तो लिखेंगे R इज इक्वल टू ρL डिवाइडेड बाय A.
एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए। R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। व्हाट इज रो? रो इज द, इसको प्रोनाउंस करते हैं रो। इट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो R हो गया रेजिस्टेंस, रो हो गया रेजिस्टिविटी, L हो गया लेंथ और A हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल अगर आप लेते हो, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, 1/रो अगर आप लेते हो तो ये देखो रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी 1/रो उतना ही कम होगा। तो ये 1/ रेजिस्टिविटी को बोलते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है, जैसे ही 1/ रेजिस्टेंस को आप कंडक्टेंस बोल सकते हो, तो 1/ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। ठीक है, अब ये जो रेजिस्टिविटी है रो, इट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, मतलब अलग अलग मटेरियल्स के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू अलग अलग होगी। जो कंडक्ट कर देते हैं बड़े आराम से, उनके लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत कम होती है, और जो नहीं करते, इंसुलेटर जैसे होते हैं, उनके लिए रो की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसका जो SI यूनिट है वो कितना होगा? देखो रो क्या हो गया? R इंटू ए बाई एल। ठीक है ना, R का क्या होता है? ओम। A बाय एल एरिया अपॉन लेंथ, एरिया अपॉन लेंथ में मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो रो मीटर। ठीक है, तो ऐसा यूनिट आ गया इसका रो मीटर। ओके, अब हम कुछ मटेरियल्स की वैल्यू चेक करते हैं। देखो सिल्वर, क्योंकि एक कंडक्टर है, तो यहां पर इस टेबल में देख सकते हैं हम कि सिल्वर जो कि एक कंडक्टर है, उसकी रेजिस्टिविटी देखो कितनी कम है, 10⁻⁻8, बहुत कम है। मतलब वो ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करता, वो बड़े आराम से कंडक्ट करने देता है। ठीक है, तो मतलब जितनी कम रेजिस्टिविटी उतना ही अच्छा कंडक्टर। तो देखो सिल्वर की वैल्यू यहाँ पर सबसे कम है। ठीक है, तो सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर है, पर अगर आप चांदी की तारें बनाना स्टार्ट कर दोगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है कॉपर। कॉपर की रेजिस्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा है, 1.60 से 1.62। इसीलिए मोस्ट ऑफ द केसेस आपने देखा है कि जो वायर्स होती हैं, ठीक है, कंडक्टिंग वायर्स, वो किसकी होती हैं? मोटर्स में देख लो, या आप जो घर में आपने अप्लायंस होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, वायरिंग किसकी होती है? कॉपर की। तो कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर इसलिए, और बहुत महंगा भी नहीं होता। ठीक है, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर टंगस्टन, निकल, आयरन, तो धीरे धीरे इनकी रेजिस्टिविटी बढ़ती जा रही है। ओके, फिर अलॉयज़, ठीक है, कॉन्स्टेंटिन, मैंगनीन, नाइक्रोम, इनकी रेजिस्टिविटी थोड़ी ज़्यादा है, तो इनको आप रेजिस्टर की तरह यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इंसुलेटर जो करंट को चलने ही नहीं देते, फ्लो करने ही नहीं देते। ग्लास 10⁻10, यहाँ -8 है, यहाँ 10⁻10 से लेके 10⁻14। हार्ड रबर, एबोनाइट, डायमंड, ड्राई पेपर, ठीक है, तो दीज आर इंसुलेटर्स। तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू देख के हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये स्पीशीज़ करंट को कंडक्ट करने देगा या नहीं। अब आपको ये वैल्यू याद नहीं करनी है, ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़, यहाँ पर ये टेबल यूज़ किया गया है। ओके, तो फॉर्मूला याद रहेगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए, और रो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। अब हम देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। ठीक है, नाउ दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम 12.3। अब सबसे पहले यू टेक 1 minute टाइम और मे बी 2 minutes टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, सो यू हैव ट्राइड। अब देखते हैं, देखो फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ
फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। ठीक है, तो वोल्टेज का सोर्स है 220 वोल्ट, और कितना करंट एक बल्ब ड्रॉ करेगा अगर बल्ब का जो रेजिस्टेंस है उसके फिलामेंट का वो 1200 ओम है। तो देखो V इज इक्वल टू आई आर, फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो वोल्टेज है 220 इज इक्वल टू करंट, R की वैल्यू है 1200। तो यहाँ से सॉल्व करके I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 220 डिवाइड बाई 1200, और I के यूनिट्स क्या होते हैं, एम्पियर। तो ये आएगा सॉल्व करके 0.18 एम्पियर। मतलब आप 220 वोल्ट की लाइन के अक्रॉस 1200 ओम का बल्ब अगर आप लगाते हो तो वो 0.18 एम्पियर करंट ड्रॉ करेगा। सेकेंड पार्ट, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल, आप जो घरों में जो हीटर यूज़ करते हैं, ठीक है, वो कितना करंट ड्रॉ करता है 220 वोल्ट सोर्स से अगर उसके कॉइल का रेजिस्टेंस 100 ओम है। देखो सीधी सी बात, 1200 से 100 कर दिया, मतलब 1/12 कर दिया ना रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जब 1/12 कर दिया तो करंट ऑटोमेटिकली 12 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। देखो वोल्टेज आपने चेंज नहीं की, वोल्टेज उतनी ही है, रेजिस्टेंस को आप कम करते जा रहे हो तो करंट बढ़ता जाएगा। तो 1200 से सिर्फ 100 कर दिया तो 1/12 टाइम्स अगर रेजिस्टेंस हो गया तो करंट 12 गुना हो जाएगा। तो सीधा सा आंसर है कि I इज 12 टाइम्स प्रीवियस वैल्यू जो हमने ए पार्ट में कैलकुलेट की थी। ठीक है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, तो कितनी हो जाएगी 0.18 इंटू 12 एम्पियर, दैट इज़ 2.2 एम्पियर। या आप कैलकुलेट कर सकते हो कि I इज इक्वल टू V बाय आर, 220 डिवाइड बाय 100 दैट इज़ 2.2 एम्पियर। ठीक है, तो आपको फंडामेंटल इसके क्लियर होने चाहिए, ज़रूरी नहीं कि फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, आपको दिखना चाहिए कि 1/12 टाइम्स कर रहे हैं रेजिस्टेंस को तो ऑटोमेटिकली करंट 12 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, सो नाउ यू कैन ट्राई द सेकेंड प्रॉब्लम 12.4। 12.4 में द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। तो मान लीजिए दिस इज द इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, ये हीटर की कॉइल है और इसके टर्मिनल्स मतलब दोनों एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है वो 60 वोल्ट का दिया गया है। व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, ठीक है, तो करंट कितना जा रहा है इसमें, 4 एम्पियर का करंट। ओके, अब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो V इज इक्वल टू आई आर अप्लाई करोगे आप, 60 वोल्ट, ठीक है, करंट की वैल्यू 4 इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करने पे R की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 15 ओम। ओके, तो 15 ओम का रेजिस्टेंस है इस कॉइल का। अब व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120। देखो अब सीधी सी बात, रेजिस्टेंस जो है ना कॉइल का वो फिक्स रहता है, क्योंकि ना आप तो आप कॉइल की लेंथ चेंज कर रहे हो ना थिकनेस चेंज कर रहे हो। तो वोल्टेज को डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस उतना ही है, वोल्टेज डबल करोगे तो करंट ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा ना, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने यही पढ़ा था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर R को हम चेंज नहीं कर रहे हैं तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो अगर आप वोल्टेज को 60 से 120 कर दोगे तो ऑटोमेटिकली करंट भी डबल हो जाएगा। तो आप ये बोलते हैं कि कीपिंग द R कांस्टेंट करंट डबल्स एज वोल्टेज इज डबल्ड। ठीक है, और इसको कैलकुलेट भी आप कर सकते हो कि नया जो करंट है वो क्या होगा, V बाय आर। तो नई वोल्टेज 120 है और R की वैल्यू तो 15 ही है। ठीक है, 8 एम्पियर आ गया। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस को ट्राई करो कि पढ़ो, सोचो और दिमाग में ही सॉल्व करो। ठीक है, हर चीज़ को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्चुअली भी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि ठीक है वोल्टेज आप डबल कर रहे हो तो करंट ऑटोमेटिकली डबल होना चाहिए। ओके, नाउ यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12.5। ठीक है, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। अब देखो,
तो सबने सॉल्व कर लिया होगा आई होप। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, ठीक है, तो मेटल वायर है 1 मीटर लेंथ ले लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस है 26 ओम, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर चेंज करने पे भी रेजिस्टेंस चेंज होता है, इसलिए अच्छी बात है कि यहाँ पर टेम्परेचर मेंशन किया है। इफ़ द डायमीटर ऑफ वायर इज 0.3 mm, ठीक है, अब यहाँ पर डायमीटर की बात आएगी, मतलब थिकनेस के बारे में बात हो रही है। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर, तो देखो डायमीटर आपको दिया हुआ है। अब रेजिस्टिविटी, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, रो, हमें पता है कि R इज इक्वल टू रो L बाय A, तो R की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 26, रेजिस्टिविटी अननोन है, लेंथ कितनी है 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, अगर इसका डायामीटर आपको 0.3 दिया है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डायामीटर आपको दिया 0.3 मिलीमीटर, ठीक है, उसको मीटर में कन्वर्ट करने की ध्यान रखना। और जो एरिया है इस क्रॉस सेक्शन का दैट विल बी पाई r स्क्वायर या पाई d स्क्वायर बाय 4, ठीक है, क्योंकि r क्या होता है d/2, तो पाई d स्क्वायर बाय 4, तो एरिया आ जाएगा पाई d स्क्वायर बाय 4। अब डायमीटर को आपने 0.3 mm को क्या लिख सकते हैं 0.3 मिली मीन्स 10⁻⁻3, ठीक है, तो मिलीमीटर, तो ये आ जाएगा 3 × 10⁻⁻4 मीटर। मीटर में क्यों लिया, क्योंकि लेंथ भी मीटर में है, यूनिट्स बराबर होने चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी कैंसिल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप d की वैल्यू आपके पास ये आ गई 3 × 10⁻⁻4, तो d स्क्वायर करेंगे, पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 4, तो सॉल्व करके आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 1.84 into 10⁻⁸ ओम मीटर, दैट इज द रेजिस्टिविटी एट 20 डिग्री सेल्सियस। अब इन्होंने कहा है कि प्रिडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर, तो जो आपको टेबल हमने दिखाया था उसमें अगर आप देखोगे कि ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू किसकी है, तो ये मैच करेगा मैंगनीज के साथ, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो आपके किसी काम का नहीं है कि टेबल में कहाँ मैच कर रहा है, बट यू मस्ट नो हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू, ओके, दैट इज डन। और यू ऑलवेज सॉल्व द प्रॉब्लम जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यू ऑलवेज नोट इट डाउन विद मी। नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम नंबर 12.6। नाउ यू सॉल्व इट फॉर 1 मिनट ऑफ टाइम, ठीक है, फिर हम सॉल्व करेंगे, ओके। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। देखो, अ 4 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड ऑन इट। देखो डबल्ड ऑन इट का मतलब क्या है कि आपके पास ये एक वायर थी, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस था 4 ओम, ठीक है। डबल्ड ऑन इट का मतलब है कि इसी के ऊपर आपने इसको डबल कर दिया लेंथ को, तो मतलब आपने इसको फोल्ड करके इस तरह से डबल कर दिया, ठीक है। तो लेंथ आपकी क्या होगी, आधी होगी ना, ये लेंथ आपकी L थी, इसी के ऊपर इसको फोल्ड कर दिया तो लेंथ अब आपकी होगी L/2, और क्योंकि फोल्ड कर दिया तो यहाँ पर एरिया क्या हो गया इस एंड पे और इस एंड पे भी डबल, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A हो गया। अब देखो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, R इज इक्वल टू रो L/A। रो होता है रेजिस्टिविटी जो कि मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल तो वही है, तो रो चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेंथ को किया आपने हाफ, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो लेंथ हाफ हुई, रेजिस्टेंस हाफ हो गया। एरिया को कर दिया डबल, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, एरिया डबल होगा तो भी रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, तो लेंथ से पहले हाफ हुआ है उसका फिर से हाफ हो जाएगा, तो टोटल हो गया 1/4, तो नया रेजिस्टेंस पहले वाले का 1/4 होगा, मतलब 1 ओम। अब इसको सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, इनिशियल रेजिस्टेंस को ले लेते हैं R1, ठीक है, R1 आ जाएगा रो इंटू L डिवाइड बाय A, और बाद में रेजिस्टेंस कितना होगा, रो इंटू नई लेंथ है L/2, एरिया है 2A,
तो हो जाएगा रो इंटू एल बाय ए, 4a होगा ना, 4 को मैं बाहर लिखता हूँ। तो रो एल बाय ए क्या था, R1, तो मैं इसको R1 डिवाइड बाय 4 लिख सकता हूँ ना। तो नया रेजिस्टेंस जो है वो इनिशियल का 1/4 है, तो मतलब R2 इज़, R1 था 4 ओम, 4/4 दैट इज़ 1 ओम। ठीक है, तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको सॉल्व करना है, पर अगर किसी कंपटीशन में है तो आप खुद समझ सकते हो कि लेंथ को हाफ किया तो हाफ, एरिया को डबल किया तो भी हाफ, तो हाफ इंटू हाफ दैट इज 1/4। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दिस सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो ये सेट ऑफ क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं ऑन योर ओन एंड वी विल डिस्कस दीज इन द नेक्स्ट सेशन। तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड अवर टॉपिक, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। अगर हम रेजिस्टर्स को, मल्टीपल रेजिस्टर्स को आपस में कनेक्ट करें तो क्या क्या सिस्टम्स हो सकते हैं उनको कनेक्ट करने के, और उनका टोटल रेजिस्टेंस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स की बात करें तो कभी आपने अगर कुछ गैजेट्स के या अपने कंप्यूटर्स के लॉजिक बोर्ड, ठीक है, या सर्किटरी देखी हो पुराने गैजेट्स की, ठीक है, नए गैजेट्स की तो मैं बात नहीं करूँगा अभी। तो इस तरह का हो सकता है आपने ये जो छोटे छोटे मॉड्यूल्स टाइप के लगे हुए हैं, इस तरह की चीज़ देखी हो, ठीक है, जो एक वायर इस तरह से होती है और बीच में एक ये रेजिस्टर है और दूसरी वायर इस तरह से कनेक्ट हो रही है। तो ये एक रेजिस्टर है, तो यहाँ पर एक ही है, दूसरा, तीसरा, दीज आर रेजिस्टर्स। तो रेजिस्टर्स किसी भी सर्किट में किस तरह से लगाए जाते हैं, उसके दो कॉम्बिनेशन होते हैं। वन, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में लगाए जाते हैं, एंड सेकंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो देखने में अगर हम उनका डिज़ाइन देखें कि सर्किट में कैसे लगते हैं, तो दिस इज द डायग्राम ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, अब देखिए सीरीज में क्या हो रहा है, एक रेजिस्टेंस लगा R1, उसी के आगे दूसरा लगा R2, उसी के आगे तीसरा, तो एक के बाद एक जब लगाए गए दैट इज कॉल्ड अ सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, एमीटर को हमने कहाँ लगाया है, मेन लाइन पे, और वोल्ट मीटर को पैरेलल में। तो एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है, ठीक है, और वोल्ट मीटर लगता है पैरेलल में। ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे डिटेल में कि सीरीज में लगाने का मतलब, पैरेलल में लगाने का मतलब एग्जैक्टली क्या है। तो अभी के लिए आपको डायग्राम देख के एक चीज़ क्लियर हो रही होगी कि हाँ, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट हो कि एक के बाद एक लगे होंगे, उनको कहेंगे कि सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, और जब पैरेलल लगे हैं, देखो इस पॉइंट से एक ब्रांच ऊपर चली गई, एक ब्रांच यहाँ चली गई, तो इसको आप ऐसे सोचो कि मान लो यहाँ पर पानी आ रहा है, ठीक है, इस लाइन से, तो वोल्ट मीटर तो एक इक्विपमेंट है, ठीक है, मेज़र करने का, ओके, उसको मतलब नहीं है। तो पानी के फ्लो करने के लिए एक ही पाथ है, सारा का सारा पानी इसी पाथ से जाएगा, ठीक है, डिवाइड नहीं होगा। तो इन तीनों के थ्रू मतलब सेम अमाउंट ऑफ पानी जा रहा है। यहाँ पर अगर पानी यहाँ से आ रहा हो, उसको तीन रास्ते मिल जाते हैं, थोड़ा सा पानी इस रास्ते से चला जाएगा, थोड़ा इस रास्ते से, थोड़ा इस रास्ते से। ठीक है, तो इतना समझ आया आपको कि जब पानी बराबर निकलेगा तीनों से, क्योंकि एक ही रास्ता है, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। और जब पानी के पास अलग अलग ब्रांचेस हो गई, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है, तो इस तरह की कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टर्स। तो तीनों के थ्रू अलग अलग अमाउंट ऑफ वाटर पास हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम एक वाटर सर्किट की बात करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि पहले जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंट होता है, या किस चीज़ से आप आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ ये रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं। तो ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए, की लगाई, उसके आगे सेल है, बैटरी, देन एमीटर, उसके बाद रेजिस्टर्स हैं, उनके पैरेलल में वोल्ट मीटर है, एंड दैट्स ऑल। तो अब एक्टिविटी 12.4, तो यहाँ पर क्या है, पहला, ज्वाइन 3 रेजिस्टर्स ऑफ डिफरेंट वैल्यूज इन सीरीज। मतलब
जैसा आपको यहाँ इस डायग्राम में मेंशन किया हुआ है, एग्जैक्टली इसी तरीके से आपने 3 रेजिस्टर्स को कनेक्ट करना है। ठीक है, कर दिया। कनेक्ट देम विद अ बैटरी एमीटर प्लग की एज शोन। ठीक है, बैटरी लगा दी। बैटरी बोला है 6 वोल्ट की लगानी है, और जो रेजिस्टर हैं तीनों, इनकी वैल्यू कितनी रखनी है? 1, 2 एंड 3 ओम। तो मान लीजिए ये वाला 1 ओम है, ये 2 ओम का है और ये 3 ओम का है। तो हमने सर्किट बना दिया। अब प्लग द की लगा दी, करंट चेक किया कितना है। ठीक है, फिर उसके बाद चेंज द पोजीशन ऑफ एमीटर टू एनीवेयर इन बिटवीन द रेजिस्टर्स। अब इस एमीटर को एक बार यहाँ लगाओ R1 और R2 के बीच में, अगली बार R2 और R3 के बीच में लगाओ, और दोनों बार उसकी भी रीडिंग चेक करो। ठीक है, तो क्या होगा देखो, अब जो आपके पास करंट आएगा वो आएगा 1 एम्पियर। ठीक है, जब आप मेज़र करोगे तो करंट आएगा आपके पास 1 एम्पियर एमीटर में। इसका मतलब है कि V = IR। वोल्टेज आपने लगाई 6 वोल्ट की, करंट कितना आया? 1। किससे पता लगा? एमीटर की रीडिंग देख के। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया? 6 ओम। तो रेजिस्टेंस आ गया 6 ओम। किसका? पूरे सर्किट का। तो हमने तो लगाए थे 3, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के। अगर 6 ओम का टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है तो मतलब R टोटल कितना आ रहा है? 6 ओम। तो इसका मतलब वो 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम। तो मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब सीरीज़ में रेजिस्टेंस की वैल्यू सिंपली ऐड हो जाती है। तो इन 3 रेजिस्टेंस को हटा के एक ही रेजिस्टेंस लगा दोगे 6 ओम का, तो भी बात बराबर है। ठीक है, तो सीरीज़ में क्या करना है? रेजिस्टेंस ऐड करना है। और करंट की वैल्यू, जब एमीटर को आपने यहाँ पर लगाया और दूसरी बार यहाँ लगाया, तब करंट की वैल्यू कितनी आई? तो ये अगर आप मेज़र करोगे इट विल बी सेम, 1 एम्पियर ही रहेगा। तो मैंने पानी वाला एग्जांपल दिया था ना, कि पानी जब यहाँ से आ रहा है तो बराबर ही जाएगा, गायब तो नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से 1 एम्पियर करंट आ रहा था और यहाँ पर 0.6 रह गया। करंट कंज्यूम नहीं होता, पानी की तरह है। हाँ, बंट सकता है, अगर उसको 2-3 रास्ते मिल जाएंगे बंट जाएगा, पर बीच में से गायब नहीं होगा कहीं भी। तो 1 ओम आ रहा है तो ये 1 ओम ही निकलेगा और यहाँ पर भी 1 ओम ही रहेगा पूरे सर्किट में। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ R1 के थ्रू कितना करंट गया? 1 ओम, सॉरी 1 एम्पियर। ठीक है, नॉट ओम, 1 एम्पियर करंट। R2 के थ्रू भी 1 एम्पियर और R3 के थ्रू भी 1 एम्पियर। मतलब सीरीज में हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस एड्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, मतलब इज इक्विवेलेंट टू, ये 1 ओम है, ये 4 ओम है और ये 5 ओम है। तो ये इक्विवेलेंट हुआ कि 10 ओम का एक ही लगा दो। फिर करंट इज सेम। ठीक है, सेम करंट जाता है थ्रू रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, कि जो सीरीज में लगे होंगे रेजिस्टर, उन सब के थ्रू बराबर ही करंट जाता है। तो इससे हमें पता लगता है कि वो सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि उनके थ्रू सेम करंट जा रहा है। तो सीरीज में कौन लगे होते हैं? जिन रेजिस्टेंस के थ्रू सेम करंट जा रहा है वो सारे सीरीज में होंगे। ओके, और उनको आप सिंपली ऐड कर सकते हो। तो इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट इज एक्टिविटी 12.5। अब हम वोल्टेज की बात करेंगे। ठीक है, तो एक्टिविटी 12.4 में अब हमने क्या करना है? वोल्ट मीटर इंसर्ट करने हैं। एक लगाना है R1 के अक्रॉस, एक लगाना है R2 के अक्रॉस और एक R3 के अक्रॉस। ठीक है, तो इंसर्ट वोल्ट मीटर अक्रॉस एंड्स X and Y of the series combination of 3 resistors। ठीक है,
ओके अक्रॉस एंड एक्स एंड वाई, ठीक है। पहले हम तीन अलग अलग नहीं लगाएंगे, पहले हम एक ही लगाएंगे एक्स वाई के अक्रॉस। यहाँ पर हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया। फिर प्लग द की इन द सर्किट, ठीक है, प्लग की लगा दी एंड नोट द वोल्ट मीटर रीडिंग, इसकी रीडिंग को हमने नोट कर लिया। अब ये क्या दे रहा है, इट गिव्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन, कि इन तीनों के टोटल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, मतलब इस एक्स और वाई पॉइंट के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो ये बता रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ले लेते हैं हम V। नाउ मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, बैटरी के ये जो दो टर्मिनल्स हैं इनके अक्रॉस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू भी ऑलमोस्ट V ही आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इस वायर को हम प्योरली कंडक्टिंग मानते हैं, ठीक है, कि इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, ये आराम से पूरा कंडक्ट करने दे रहा है। तो इसके अक्रॉस भी V ही आएगा जितना इसके अक्रॉस आ रहा है एक्स और वाई के। अब नाउ टेक आउट द प्लग, ठीक है, डिस्कनेक्ट कर दिया। अब क्या करना है, वोल्ट मीटर को X और P के बीच में यहाँ लगाया एक बार, ठीक है, और उसकी वैल्यू निकाली। अगली बार उसको हटा के Q और S के बीच में लगाया, उसकी वैल्यू मेज़र की। तीसरी बार उसी वोल्ट मीटर को T और Y के बीच में लगाया, उसकी वैल्यू मेज़र की। तो आप देखोगे कि तीनों बार जो वैल्यूज़ आ रही हैं, जो स्टार्टिंग में वैल्यू आई थी वो V लिखी, यहाँ जो वैल्यू आई वो V1, यहाँ जो वैल्यू आई वो V2, यहाँ आई V3। ये सारी की सारी वैल्यूज़ आप देखेंगे कि डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। और इनमें रिलेशन क्या है, इनमें रिलेशन ये होगा कि ये जो V होगा दिस विल बी V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, कि ये जो टोटल X और Y के बीच का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस था, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसका। अब आप बोलोगे सर ये वाले जो बीच में दो पार्ट रह गए इनका क्या, देखो ये प्योर कंडक्टिंग वायर हम मान के चलते हैं, इसके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करता। पोटेंशियल जो चेंज होता है वो सिर्फ रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही होता है, ठीक है, आइडियल केस में, ठीक है, रियल केस में नहीं, आइडियल केस में। तो इनको इग्नोर ही करो, ठीक है। या ऐसे ले सकते हो कि ये जो वोल्ट मीटर है ये यहाँ तक है, अगला वाला यहीं से यहाँ तक है, अगला वाला यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो सीरीज़ में वोल्टेज भी ऐड होती है, तो R1 के अक्रॉस V1 आया, ठीक है, R2 के अक्रॉस V2 आया, R3 के अक्रॉस V3 आया। तो करंट सब में सेम गया I, पर तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो अलग अलग था। ओके, तो इतना पार्ट क्लियर है, ठीक है, कि टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेस। अब हम इस पे ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं तीनों पे। तो पहले वाले रेजिस्टर पे कितना था, वोल्टेज थी V1, करंट तो तीनों में बराबर गया क्योंकि सीरीज में, तो I इंटू R1, एक इक्वेशन आ गई। सेकेंड रेजिस्टर के लिए V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, थर्ड के लिए V3 इज इक्वल टू I इंटू R3। तो ये तीन हमारे पास इक्वेशन आ गई तीनों रेजिस्टर्स के लिए, ठीक है, फॉर द थ्री रेजिस्टर्स। अब क्या कर सकते हैं, हमने कहा कि जो नेट V आया था वो तो V1 प्लस V2 प्लस V3 आ रहा था। नेट V कितना होगा, सिंपल I इंटू R, ठीक है, और ये R कितना होगा टोटल। V1 कितना है IR1, V2 कितना है IR2, V3 कितना IR3। करंट सब में सेम है I, तो कॉमन आएगा और कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे कैंसिल होगा,
आई कॉमन है तो आई बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब जो R टोटल है सीरीज़ में, ये हमने प्रूव भी कर दिया, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सीरीज़ में रेजिस्टेंस ऐड होते हैं। अब हमने ओम्स लॉ के थ्रू प्रूव भी कर दिया कि यस, सीरीज़ में लगे हुए रेजिस्टेंस ऐड होते हैं, उनका टोटल क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आपको एज अ क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रूव दैट द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज आर एडिड। ओके, तो इस इक्वेशन के थ्रू आपने ये प्रूव करना है। तो इतना पार्ट क्लियर है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। नाउ दिस इज द एग्जाम्पल 12.7। तो अब इसको डायरेक्टली पहले सॉल्व करेंगे। एन इलेक्ट्रिक लैम्प, ये इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम, 20 ओम रेजिस्टेंस है, एंड कंडक्टर ऑफ 4 ओम, एक और रेजिस्टेंस है जिसका 4 ओम रेजिस्टेंस है, कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। फर्स्ट पार्ट इज कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। देखो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। अब जो करंट जा रहा है यहाँ से आई, वो इसके थ्रू भी पास करेगा और इसके थ्रू भी पास करेगा। तो क्योंकि दोनों के थ्रू बराबर करंट जा रहा है, तो मतलब दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं, ठीक है, और सीरीज़ में रेजिस्टेंस ऐड होते हैं। तो आर टोटल कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 दैट इज 4 ओम प्लस 20 ओम दैट इज 24 ओम, ठीक है। सेकेंड पार्ट, द करंट थ्रू द सर्किट। अब सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है 24, तो V इज इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं। तो सर्किट में टोटल बैटरी कितनी है 6 वोल्ट की, टोटल करंट I और टोटल रेजिस्टेंस 24, तो I आ जाएगा 6/24 एम्पियर दैट इज 0.25 एम्पियर, ठीक है। तो मतलब ये 0.25 एम्पियर इसके थ्रू भी क्रॉस करेगा और इसके थ्रू भी क्रॉस करेगा। फिर थर्ड पार्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प। देखो इसके थ्रू कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, मान लो V1, तो V1 कितना होगा I इंटू R1, क्योंकि I तो बराबर है सबके लिए। इसके क्रॉस कितना आएगा V2 I इंटू R2, तो I कितना है 0.25, R कितना है 4, मतलब 1 वोल्ट का यहाँ I कितना है 0.25 और ये है 20, ठीक है। तो 5 वोल्ट, तो 1 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ पर होगा, 5 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ पे होगा, तो 1 + 5 मिला के हो गया ना 6 वोल्ट, ठीक है। तो दोनों के क्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस भी मेज़र कर सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। तो नेक्स्ट में आपको जो प्रॉब्लम्स दी गई थी इन टेक्स्ट क्वेश्चन वो आपको सॉल्व करके लाने हैं, और इसके बाद जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी बुक में उनको भी थोड़ा पढ़ के आना है, और पैरेलल कनेक्शन को थोड़ा सा अपने आप पढ़ के आना है। फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि हाउ द रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर सॉल्व्ड। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।